सुहागरात के दिन जब पति बिस्तर पर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसे सब कुछ सामान्य नजर नहीं आता। और जब भी वो उसे टच करने की कोशिश करता तो पत्नी इधर उधर करने लगती और ऐसा लगता कि जैसे वो सहज नहीं है। पहले दिन पति को लगता है कि हो सकता है कि नई नई शादी है और उम्र कम है, इसलिए ये इस तरीके से हरकत कर रही है। लेकिन धीरे धीरे हर दिन करीब करीब यही स्थिति रहती और जब भी वो शारीरिक संबंध के लिए कोशिश करता तो उसे झटका लगता और वो वापस चला आता, फिर उस कमरे में ना सोकर किसी दूसरे कमरे में सोने लगता। ये जो स्थिति थी वो कई दिनों तक चलती रही। लेकिन एक दिन जब उस पति को ये पता चलता कि उसकी पत्नी असल में कोई और नहीं बल्कि एक लेस्बियन है, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज की जो क्राइम कहानी है वो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है और अगर अंत तक आप पूरा सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आए कि ये जो आजकल पतियों के मारने की जो स्टाइल है, जो घटनाएं हैं यूं कहें, तो वो क्या इससे पहले इससे भी बेरहम हुआ करती थी? जो तरीका था वो इतना बेरहम हो सकता था? आपको लेकर चलेंगे साल 2013 में राजस्थान के जोधपुर का नांदेड़ इलाका। यहां पर एक लड़की है, अभी 22 से 24 साल की उम्र हुई थी। नाम है सीमा। जो परिवार वाले हैं वो सोचते हैं कि बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में सरकारी लड़के को खोजकर किया जाए। और कुछ ही किलोमीटर पर एक लड़का होता है जिसका नाम है चरण सिंह। वो हाल फिलहाल में अभी कृषि विभाग में उसको नौकरी मिली है, AAO के पद पर असिस्टेंट है। और चरण सिंह के भी घर वाले एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे। अचानक से उनके घर रिश्ता आता है सीमा का। सीमा दिखने में सुंदर थी, तो चरण सिंह को जब फोटो दिखाई जाती है तो पहली नजर में उसे पसंद आ जाती है। वो कहता है अब मैं शादी करूंगा तो सीमा से करूंगा। सीमा के प्यार में वो दिन पर दिन पागल होता चला गया। अब जब सीमा के घर वाले चरण सिंह से रिश्ता तय करके अपने घर को वापस लौटते हैं, सीमा को जानकारी दी जाती है। सीमा उसी दौरान से मना करने लगती है। घर वालों को लगता है शायद अभी बच्ची है, इस वजह से ये मना कर रही है या फिर इसका मन नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, टालते रहते हैं। लेकिन शादी 2013 में करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जब सीमा अपने ससुराल जाती है तो सब कुछ एकदम सामान्य सा था, जैसे आमतौर पर होता है। एक पत्नी की तरह, नई नवेली बहू की तरह वो पेश आती है। वो सब कुछ रस्में रिवाज भी निभाती है। उस दौरान ऐसा लगता ही नहीं कि सीमा के अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन जब सुहागरात का दिन आता है, समय आती है उस रात की, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। चरण सिंह को कुछ समझ नहीं आता। वो हर बार कई प्रयत्न करता है, कई कोशिशें करता है, फिर उसे लगता है कि चलो हो सकता है कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन कहाँ गए। सीमा कुछ महीने या यूं कहे कि कुछ दिन रहती है अपने ससुराल में और उसके बाद तरीका ढूंढने लगती है कि कैसे करके अपने मायके चली जाऊं। और मायके क्यों जाना चाहती थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सीमा ने अपने पति से कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं मायके चली जाती हूँ, कुछ दिन मेरा मन नहीं लग रहा है, वापस आऊँगी गौना के बाद। गौना आप लोग समझते होंगे, ये शादी के बाद पहली बार जब मायके में जो बेटी है वो जाती है तो उसको गौना बोलते हैं, जब लाया जाता है ससुराल में शादी के बाद पहली दफ़ा। तो कहती गौना जब आऊँगी तब हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को। लेकिन पति के मन में एक और प्लान था। उसने कहा कि क्यों ना हनीमून पे चला जाए। तो जो सीमा थी उसे लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है, बहुत गंदा इंसान है। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों ये बातें फिट बैठती चली गई अपने पति चरण के लिए। उसे पारिवारिक या नई शादी के बारे में इतना वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था पहले तो उसको मेंस में। तो उसने कहा नहीं मैं होकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे, अच्छे से फ्रेश होकर आती हूँ अपने मायके से। पति भी सोचता है चलो कुछ ही दिन है, सह लूंगा और उसके बाद अगर आएगी तो हनीमून पर जाएंगे। सीमा जब अपने मायका जाती है तो वहां से वो लौटने का नाम नहीं लेती है। लेकिन इस दौरान मायके में उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से होती रहती है। घर पर तो उसे सहेली बताती है, लेकिन जो उसका
काम था वो पूरा बॉयफ्रेंड की तरह था। मतलब उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा था अपनी सहेली को ही, क्योंकि वो मैंने पहले बताया वो लेस्बियन थी, उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। तो और ये कई बार उसके साथ हम बिस्तर भी हुआ करती थी अपनी सहेली के साथ, कहीं बाहर घूमने जाते, उसको आनंद उसी में रहता। तो दिन पर दिन बीतते जाता। अब करीब 7 से 7.5 साल का समय बीत चुका था और ये समय आ गया है अब साल 2020 का। लेकिन थोड़ा सा पीछे और आएंगे 2016 में। 3 साल हो चुके थे, 4 साल करीब करीब होने वाला था। तो जो चरण है ना, वो बहुत बेताब हो जाता है। कहता है कि ये शादी का मतलब क्या है, अपने घर परिवार में चिल्लाता है, मुझे कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने। घर वाले कहते हैं तूने ही पसंद किया पहली बार में। तो कहता है मुझे यह सब कुछ तोड़ना है, मुझे सीमा वीमा नहीं चाहिए, मुझे नई शादी करनी है, मुझे नहीं रखना इसको। जब वो अपने मायके में रहेगी तो मेरी शादी का मतलब क्या है। तो घर वाले भी कहते हैं हाँ। वो 2-3 दफ़ा अपने ससुराल में फ़ोन करने की कोशिश करता है, घर वालों पे दबाव बनाता है कि शादी तोड़ देंगे, अब कोई मतलब नहीं है इस शादी का। तो उसके ससुराल वाले कहते हैं, उनको लगता है, डर रहता है कि अगर वास्तव में शादी तोड़ देगा तो फिर दूसरी शादी करानी पड़ेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा सीमा के लिए। कुछ ऐसे ही साल धीरे धीरे परिवार वाले भी, उसके ससुराल वाले भी चरण के टालते जाते हैं, यानी मायके वाले सीमा के, कि जाएगी वापस जाएगी, भी बच्ची है। साल 2020 आखिरकार आ जाता है और अब जो कुछ होने वाला था इस साल में वो बहुत ज्यादा डरावना था। 2020 में ही सीमा को फोन जाता है चरण का और वो फोन करके कहता है कि सीमा, ये आखिरी वार्निंग है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, या तो तुम घर आओगी या फिर हमारा रिश्ता टूटेगा। सीमा कहती है कि अब लगता है मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगी, मेरे मायके वाले साथ नहीं देंगे। अब वो भी एकदम गुस्सा हो चुके, तंग आ चुके हैं कि जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तुम ससुराल में जाओ। घर वालों को भी नहीं पता था कि ये लेस्बियन है। लेकिन अब जो समस्या ये खड़ी हो रही थी कि सीमा करे क्या। उसकी 2 बहनें हैं, बबीता और प्रियंका। लेकिन जो प्रियंका है उस पर भी जो उसके जीजा हैं यानी चरण, वो फिदा हो चुके थे। थोड़े इस तरीके से फ्लर्ट करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे वो प्रियंका को पसंद करते हैं, क्योंकि बीवी का इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो प्रियंका को ये बात बहुत खटकती थी कि मेरे जीजा बहुत गंदे नेचर के हैं, वो मेरे पे पता नहीं क्यों ऐसा फ्लर्ट करते हैं मेरे साथ। और बबीता को भी यही बातें चुभन होती थी इन दोनों बहनों को भी, कि पता नहीं कहाँ का कैसा जीजा खोज लिया या कैसा पति खोज लिया है कि जो पत्नी इंटरेस्ट नहीं दे रही तो फिर हम लोगों के पीछे पड़ चुका है। तो अब तीनों बहनें एकजुट हो चुकी थी कि क्यों ना जीजा के साथ कुछ कर दिया जाए। और इधर जो प्रियंका और बबीता भी तैयार थी और सीमा पहले से ही परेशान थी कि अगर मैं मरने की जगह अपने पति चरण को ही मार दूं। इन लोगों ने भिया नाम के एक शख्स जो ऑलरेडी एक्स आर्मी मैन है, उसकी दोस्ती थी बबीता के साथ, उसको हायर करना शुरू किया। लेकिन वो मना कर देता, कहता मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करने वाला और मुझे इसमें शामिल मत करो और तुम लोग ऐसा अपराध मत करो। ये तीनों बहनें सोच चुकी थी कि ये साथ तो देगा नहीं, तो पहले कांड कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पति को सीमा ने कॉल किया और कहा कि आ जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं यार, बहुत बोर हो चुकी है और मुझे समझ आ चुका है कि ससुराल में रहना पड़ेगा और अब तुम्हारी कमी बहुत खलती है। तो चरण को भी लगने लगा कि हो सकता है इसके अंदर अब इंटरेस्ट पैदा हो गया होगा और मुझे बुला रही है। तो ये भी अपने घर से बाइक उठाता है और चल देता है बिना पूछे घर वालों से। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो सीमा कहती है कि ससुराल में मत चलो, सबसे पहले चलो प्रियंका के घर पे चलते हैं। तो ये लोग प्रियंका के घर पे, चूंकि पहले से ही सब कुछ फाइनल हो रखा था, तो प्रियंका के घर पे इसने बता रखा था कि पार्टी होगी, हम लोग पार्टी करेंगे। और जो चरण था उसे लगा कि हो सकता है बीवी घर में मेरे साथ सो नहीं सकती, या फिर जो भी उसके अंदर कुछ इसी तरीके का ख्याल था जो कि पहले से पुलिस के बयान में आया। तो हो सकता है इसलिए शायद उसे दिक्कत होगी घर में मेरे साथ सो पाना, तो अपने बहन के घर पे ले जा रही होगी। मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव थे इसके। वो पहुंच जाता है सीमा को लेकर बाइक पे अपनी प्रियंका के घर पे। वहाँ पहले से ये बबीता भी थी, प्रियंका भी थी। इन दोनों ने सबसे पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा पिला दी और उसके बाद सीमा इतनी चालाक और बेरहम महिला है, उसने एक इंजेक्शन की ओवरडोज भी दे दी नशे की, क्योंकि इससे पहले से पता था कि अगर कुछ इसको काटने के दौरान
इसको मारने के दौरान अगर ये जीवित हो जाएगा तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम महिलाएं हैं और ये आदमी है, तो हो सकता है कि हम पे थोड़ा भारी पड़ जाए शायद। तो नशे का ओवरडोज दे दिया, वो ऐसे ही लगभग बेहोश है। अब सबसे पहले उसे मारा जाता है। मारने के बाद, उसका गला दबाने के बाद सीमा ही उसके चेस्ट पे, छाती पे बैठ के उसका गला दबाती है, ख़त्म कर देती है और देखती है कि हाँ, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है और कुछ बोल रहा है कि नहीं, या फिर बोलने की उम्मीद में है कि नहीं। और उसके बाद ये लोग उसको घसीट के वॉशरूम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे उसको बोटी बोटी किया जाता है, टुकड़े टुकड़े। तो जी ये वाला हिस्सा है, इसको काट के अलग कर देते हैं इतना, और बाकी का जो बॉडी पार्ट है ना, उसके छोटे छोटे पीस करते हैं। और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया, तो कुछ ही देर में उसकी ब्लेड टूट गई, क्योंकि हड्डी भी होती है, इंसानी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तो इन्होंने फिर एक वो कटर होता है जो पत्थर काटने वाला, उसका इस्तेमाल किया और उससे इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर डाले उसके पूरे। आपने देखा होगा कि जैसे चिकन वगैरह कटते हैं, तो उससे भी छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर डाले इन लोगों ने मिलके, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और फिर चूंकि इनके पास एक स्कूटी थी, तो स्कूटी से पूरी लाश को ठिकाने लगा पाना इनके लिए बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी आराम को इन्होंने फ़ोन किया और उसको इमोशनल उसके साथ बातचीत की कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं यार, प्लीज़ कुछ कर दो। वो अपनी कार लेके आता है, उसकी डिक्की में पैक करवाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो अपराधी होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ गलती तो ऐसी कर ही जाते हैं, कितनी भी सफाई से वो कोशिश करें। इन्होंने जो उसका ये बॉडी पार्ट था ना, जो कि शरीर को कूच दिया था, चेहरे को, और उसको भी काटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दिमाग को और पूरे जो ये ब्रेन का सिस्टम है और ये जो हिस्सा है, इसको काट नहीं पाए, खोपड़ी वगैरह को। तो कूचा, भरपूर प्रयास किया कि कूच दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, हालांकि सब कुछ खत्म हो चुका था। इन्होंने इस इतने पार्ट को एक बड़े वाले बैग में भरा, और उस बैग पर एक चीज़ ऐसी थी, मैं आगे आपको बताऊंगा, जिससे ये पकड़े गए। उसको ले जाके इन्होंने अपने बगल में 100 मीटर की दूर पर एक सीवर था, और उसमें गंदे नाले का पानी था, उसमें इन्होंने फेंक दिया कि इतना फेंक देते हैं, बाकी के जो पार्ट है ना, उसको शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 150 किलोमीटर दायरे में फेंकेंगे, ताकि जो जानवर खा जाएं और पता भी ना चले। अब भीयाराम की कार में इन लोगों ने सब कुछ पैक किया। ब्लैक कलर की थैली के अंदर ये सब कुछ होता, शरीर का हिस्सा, और ऊपर से एक नई थैली चढ़ा देते, इसको फेंकते जाते। 80 से 100 की स्पीड में कार चलती, साल 2020 का मामला है चूंकि, तो कार तेजी से चलती और फेंकते जाते। इन्हें भी नहीं पता था इन्होंने कहाँ फेंक रखा है, लेकिन ये वाला हिस्सा फेंक कर इन्होंने गलती कर दी। कुछ दिन बाद जब ये रिलैक्स होकर अपने घर पर पड़े थे और एंजॉय कर रहे थे, अचानक से जो चरण सिंह के घर वाले थे, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई कि मेरे बेटे का कुछ अता पता नहीं है, वो ससुराल गया था अपनी बीवी को लाने के लिए। अब जो पुलिस वाले हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन सीवर की जो सफाई हो रही थी, उसी दौरान मजदूरों ने एक खुलासा कर दिया कि उन्हें इतना पार्ट मिला है किसी का। अब पुलिस वहां पर पहुंचती, उसे पहली नजर में लग जाता है कि कहीं ये चरण तो नहीं है, क्योंकि मायका के जो लड़की सीमा है, उसके मायके और जो उसका पति है, उसका ससुराल बना उसी के घर से 100 मीटर दूर मिला है। उन्होंने उसको लिया, लेकिन वो कह नहीं सकते थे कि किसने हत्या किया। पता चलता है कि हाँ, यही चरण है। अब उन्होंने सीमा को तो पहली नजर में उन्होंने समझ लिया था कि ये लड़की तेज है, क्योंकि 7 साल तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका पति कहाँ है। लेकिन जैसे ही पति गायब होता है, ये चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने मायके, अपने ससुराल, हर जगह चिल्लाती रहती है कि मेरा पति कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। इसे पति की अचानक इतनी फिक्र क्यों होती, क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी सारी कहानी को। अब एक चीज, जो बैग था, उस बैग पर दुकान का नाम लिखा था, जिस बैग में इन्होंने इतना हिस्सा फेंका था, और उस दुकान वाले के यहां पर पुलिस छापेमारी करती है। उस दुकान वाले से पूछा जाता है, तो दुकान वाले का चूंकि बड़ा बैग था, तो उसने दिमाग लगाया कि अच्छा मैंने कब किसको दिया था। तो वो चूंकि उसका प्रोडक्ट ग्रामीण इलाका था, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचता था, तो उसने बताया कि मैंने ये वाले बैग में सिर्फ एक महिला को मैंने भेजा है, आइटम दिया है। उसने कौन, पता चलता सीमा के घर। सीमा के घर पर पहुंचते हैं, सीमा को पहले हिरासत में ले जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, वो कुछ नहीं बताती। बहनों को पकड़ा जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बताती। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से पेश आती है, महिला कांस्टेबलों को बुलाया जाता है, इनको कहीं और ले जाया जाता है, वहां पर यह सारी कहानी बक देते हैं। और फिर जो पुलिस है वो बहुत हैरान रह जाती है कि आखिरकार एक लड़की जो प्राकृतिक नेचुरल देन है कि वो लेस्बियन है,
अगर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसे पहले ही मना कर देना था और इस बात को बाकायदा खुलासा कर देना था। परिवार वाले ना स्वीकार करते तो आपके पास वो चैलेंज था, आप उसको किस तरीके से निपटते, यही शायद इंसानियत है और यही मानव धर्म है। लेकिन जो कुछ भी सीमा ने किया, न सिर्फ वो हैरान करने वाला मामला है बल्कि आज भी वो जेल में है, सड़ रही है। हालांकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब फैसला कब आता है वो कोर्ट के ऊपर है। आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ रात 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।